नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, अपने सूटबूट वाले पीएम साहब की सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों से जहां एक और हड़कंप मचा हुआ है, दूसरी ओर मोदी सरकार की 2 बड़ी बैसाखी नीतीश नायडू का भी उनको जोर का झटका लगना तय माना जा रहा है। भले से ही नीतीश बाबू और पीएम साहब बिहार के मंचों पे एक दूसरे की तारीफ करने का खेल खेल रहे हैं, लेकिन सच ये है कि एक नुकसान न सिर्फ नीतीश का बल्कि राजनीतिक चंद्रबाबू नायडू का सुप्रीम फैसले से हो गया है और इसको लेकर के दिल्ली से पटना तक और दिल्ली से हैदराबाद तक भारी उठापटक है। सुप्रीम कोर्ट के कौन से ताबड़तोड़ फैसले हैं और कैसे इन फैसलों के बाद मोदी सरकार फंस गई है और क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सीधा असर नीतीश कुमार और नायडू पे पड़ने वाला है, सब कुछ आपको इस रिपोर्ट्स में बारी बारी से बताने वाली हूं। साथ ही इससे भी चर्चा करेंगे कि वो कौन सा मामला है जिसपे मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सीधा पंगा लिया है। दोस्तों, सबसे पहले चर्चा उन 2 सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे जिनकी वजह से ना सिर्फ मोदी सरकार बुरा फंसती दिख रही है बल्कि मोदी सरकार की 2 बड़ी बैसाखियां पर भी भारी संकट मंडरा रहा है। आपको बता रहे कि कल सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून पे एक बड़ा फैसला सुनाया है और इस फैसले ने ना सिर्फ दिल्ली की बल्कि नीतीश और नायडू की भी सत्ता को कहीं ना कहीं हिलाया है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश नायडू ही इस कानून के सबसे बड़े दोषी हैं। ये दावा हमारा नहीं है दोस्तों, बल्कि विपक्ष और मुस्लिम संगठनों का है। हाँ, इतना जरूर है कि खुद की सोच के आधार पे हम भी ये सोचते हैं कि ये दोनों लोग ही वक्फ के नए कानून के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये दोनों दल ऐसे हैं जो सेक्युलर दल का लबादा ओढ़े हैं। नीतीश कुमार को कई बार इफ्तार पार्टी में टोपी लगा के दिखते हैं, कई बार वो मुस्लिम के मंच से मुस्लिम हितों की बात भी करते हैं, कई बार मुस्लिम को धार्मिक कार्यक्रमों में भी वो दिखाई देते हैं। कुछ ऐसा ही हाल चंद्रबाबू नायडू का भी है। नायडू जी उससे भी कई कदम आगे हैं। वो ना सिर्फ मजार और इफ्तार में जाते हैं बल्कि कई बार तो वो मुस्लिमों के साथ खड़े होकर नमाज भी पढ़ने लगते हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि इन दोनों दलों ने जब वक्फ कानून आया तो मुस्लिमों के साथ बड़ा धोखा किया है और मोदी सरकार के साथ मिल गए। नीतीश बाबू और उनकी पार्टी ने तो बड़ा ढोंग किया कि हमने कुछ मांगे रख दी हैं, ये नए वक्फ कानून में नहीं होंगी, और नायडू जी ने तो वक्फ कानून पे ही जेपीसी का श्रेय अपने जिम्मे ले लिया। लेकिन जब नया कानून बन के सामने आया तो हंगामा खड़ा हो गया। विपक्ष ने इस नए कानून को काला कानून कहा, बल्कि देश के जो बड़े मुस्लिम संगठन थे जैसे जमीयत उलेमाए हिंद, मुस्लिम मंच और इमारते शरिया जैसे संगठनों ने खुला विरोध किया है और बाकायदा जमीयत ने तो नए कानून के लिए शहर शहर गांव-गांव तक कैंपेनिंग भी की। लेकिन ना नीतीश बाबू ना ही नायडू का जमीर जागा, बल्कि नंबर गेम की वजह से ये कानून संसद के दोनों सदनों में सिर्फ पास हो गया, बल्कि अमित शाह ने सरेआम चैलेंज किया कि आपको ये कानून हर हाल में मानना होगा, क्योंकि ये कानून बन गया है। और आखिर में ना सिर्फ मुस्लिम संगठन बल्कि समूचा विपक्ष भी नए कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और कानून की संवैधानिकता पे सवाल उठाए। जैसे ही ये कानून सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने नए कानून के कुछ धाराओं पे तुरंत रोक लगा दी। लेकिन पूरे मामले पे फाइनल फैसला आने से पहले ही संजीव खन्ना रिटायर हो गए और सीजेआई गवई की बेंच ने इनकी सुनवाई जो है शुरू की और अब इस पे सीजेआई गवई का अंतरिम आदेश आया है। वैसे जो आदेश आया है उसमें 100% चीजें मुस्लिमों के पक्ष में नहीं है, कुछ 50-50 वाला जैसा गेम है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि मुस्लिम पक्ष को जो राहत मिली है वो ये बात साबित करती है कि नया वक्फ कानून गलत है। इस तरह शीर्ष अदालत ने वक्फ संशोधन कानून 2025 की धारा 3R, धारा 2C, धारा 3C और धारा 23 को स्थगित किया है। मतलब कि दोस्तों साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये धाराएं संविधान की मूल भावना के खिलाफ हैं और यही बात मुस्लिम संगठन और विपक्ष कह रहा था। लेकिन नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी का दावा था कि नए वक्फ कानून में सब कुछ सही है। सवाल ये है कि अगर सब कुछ सही था तो फिर सुप्रीम कोर्ट को रोक की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों मेगा सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों की दलीलें खारिज नहीं कर दी? लेकिन सच ये है कि नीतीश नायडू मुसलमानों के साथ दोहरा खेल खेल रहे थे, जो सीजेआई गवई की पीठ ने पूरी तरह से वो खोल के रख दिया है और नीतीश नायडू का झूठ वाला पूरा गेम सामने आ चुका है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में मुस्लिम इसको पूरा हिसाब किताब चुनाव में करेंगे। आपको बता दें कि वक्फ कानून के अलावा दूसरा सबसे अहम मसला बिहार में हो रहे SIR का है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के गुजरात लॉबी के बहुत करीबी ज्ञानेश कुमार के आयोग से साफ साफ कहा है कि SIR के मामले में हम बिल्ली बंदर वाला खेल नहीं करेंगे।
सीधे बड़ा फैसला देंगे जो बिहार पे नहीं पूरे देश पे लागू होगा। आपको याद हो कि अभी 2 दिन पहले ही चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। इस हलफनामे में चुनाव आयोग ने सीधे सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देते हुए कहा था कि एसआईआर उनका विशेषाधिकार है और इस पे सुप्रीम कोर्ट हमको कोई निर्देश नहीं दे सकता है। लेकिन अब ठीक 2 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को उनकी स्थिति बता दी है और ये बात पूरी तरह से साफ कर दी है कि हम सिर्फ बिहार एसआईआर की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हम जो फैसला देंगे वो पूरे देश पे लागू होगा। और सबसे खास बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा है कि हम टुकड़ों टुकड़ों में कोई फैसला सुनाने वाले नहीं हैं, हम सीधे फाइनल फैसला देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी पूरी तरह से साफ कर दी है कि अगर हमको कहीं से भी ये लगता है कि प्रक्रिया में कुछ भी अवैध है तो पूरी प्रक्रिया निरस्त करने यानी कि पूरा एसआईआर के खेल को खत्म करने में 1 मिनट की देरी नहीं लगाएंगे। आपको बता दें कि जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये सीधे सीधे गुजरात लॉबी के करीबी ज्ञानेश कुमार के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अब देखना यह है कि एसआईआर मामले पे 8 अक्टूबर को फाइनल सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है और ये अपने आप में बहुत अहम होगा। लेकिन जिस तरह से एसआईआर के नाम पे 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया है और जिस तरह से मृतक लोगों की सूची में जिंदा लोग पाए गए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सवाल लगातार एसआईआर पे उठ रहे हैं और पूरी प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। लेकिन नीतीश कुमार और अपने पीएम साहब इसको चुनाव आयोग का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। लेकिन जिस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है इससे साफ है कि एसआईआर पे सुप्रीम कोर्ट बहुत खुश नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही 65 लाख वोटर लिस्ट से हटाए गए मतदाताओं का नाम और वजह सार्वजनिक करने और पूरी प्रक्रिया में प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड को शामिल करने की बात कर चुका है। लेकिन आधार वाले मामले को लेके काफी शिकायतें आ रही हैं। ऐसे में एसआईआर पे भी वक्फ की तरह खतरे की घंटी मंडरा रही है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में भी कोई बहुत बड़ा फैसला सुना सकता है। बता दूं आपको, वैसे तो महामानव जी और उनकी पार्टी का दावा है कि देश में अमृतकाल चल रहा है, लेकिन पिछले दिनों में जो 2 बार ऐसा हुआ है कि सरेआम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और उनकी बातों को चैलेंज किया गया है। चुनाव आयोग ने पिछले दिनों एसआईआर को लेके क्या कुछ कहा है ये हम आपको ऊपर बता ही चुके हैं। लेकिन जिस तरह से राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों को लेकर के सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खेल था। सरकार का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार की ओर से पारित बिलों को चाहे रोके चाहे जो करे उसकी मर्जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये खेल चलने वाला नहीं है और राज्य सरकार के कोई भी बिल जो सदन में पास हो जाएंगे उनको रोका नहीं जा सकता है। हाँ, अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति बिल को रोकते हैं तो उनको 3 महीने में बिल को वापस भेजना होगा और स्पष्टीकरण देना होगा कि क्यों बिल रुके हैं। आपको बता दें इस पूरे मामले पे मोदी सरकार की बड़ी हार हुई है और अब जिस तरह से नए वक्फ कानून पे सीजीआई गवाही का बड़ा अंतरिम आदेश आया है और एसआईआर पे भावी सीजीआई को लेकर जो टिप्पणी आई है, सच में वो मोदी सरकार को आईना दिखा रही है, बल्कि कानून की मर्यादा का पालन करने की हिदायत दे रही है। पूरे मामले पे आपको क्या लगता है? क्या वक्फ कानून पे सीजीआई गवाही के कानून की 3 धाराओं पे अंतरिम रोक लगा के साबित नहीं कर दिया है कि कानून की संवैधानिकता पे सवाल कहीं ना कहीं सही था? कि एसआईआर में जिस तरह की टिप्पणियां जस्टिस सूर्यकांत ने की वो ये नहीं बता रही हैं कि बिहार एसआईआर का फैसला पूरे देश में लागू होगा और बिहार का एसआईआर फंस गया है। क्या वक्फ के मामले में नीतीश और नायडू पूरी तरह से बेनकाब नहीं हो गए हैं? पूरे मामले पे आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा।